Okay, about 62 students are present here. They are showing 62 members has already joined our meeting. So I think we should start now our class. So today is our first class with me. Sorry, it's your first environmental economics class with me. तो घोष सर ने क्या डिस्कस किया आप लोग को अपनी पहली क्लास में? सर ने 2 क्लास लिए ना? एनीवन कैन रिस्पॉन्स मी? हेलो, या ओके। तो यूनिट 1 आप लोग को बता दिया गया। तो सबको मेरी आवाज क्लियर आ रही है? प्लीज कोई चैट के थ्रू हमें कन्वे कर दे। ओके, देन फर्स्ट ऑफ ऑल इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स का अगर आपने सिलेबस देखा होगा, देखा है सिलेबस? यस। तो आपका सिलेबस का यूनिट 3 आपको हमारे साथ डिस्कस करना है। दिस इज सॉल्यूशन टू इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम, यूनिट 3। ओके, तो यूनिट 3 में हम लोग को कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच से स्टार्ट करना है, जिसके अंतर्गत लायबिलिटी लॉ, एमिशन स्टैंडर्ड एंड प्रॉपर्टी राइट्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हमारा क्लास जो हम लोग सिलेबस अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें पहले हम लोग थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं। ऑलरेडी वो सर ने आपको बताया होगा कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स की इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्यों हम इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को इकोनॉमिक्स के एक सेपरेट ब्रांच के रूप में स्टडी करते हैं, जिसमें हो सकता है उन्होंने बताया हो कि मोर और लेस किस प्रकार से हम 18th और 19th सेंचुरीज के शुरुआत से ही इस बात को हमारी ग्लोबल इकोनॉमी ने एक्सेप्ट कर लिया था कि कहीं ना कहीं हमें इन्वायरमेंटल कंसर्न की जरूरत है, जिसमें आप 1982 में आप देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का कंसेप्ट आपका ग्लोबल लेवल पे इमर्ज हुआ, जिसके आधार पे हम देखते हैं कि इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स को एक अलग से पहचान दी गई। तो स्लाइड्स शो के थ्रू पहले हम लोग थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं कि व्हाई वी नीड टू स्टडी इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स में इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव को स्टडी करने की आवश्यकता क्या है, इसको हम लोग पहले थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। ओके, सब लोगों को क्लियर हो रहा है ये स्लाइड? एनीवन कैन टेल मी? यस मैम, क्लियर हो रहा है। क्लियर हो रहा है, ठीक है। तो ये अब हम लोग पहला अपना स्टार्ट करते हैं अपने क्लास का इंट्रोडक्शन कि व्हाई देयर इज इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम एक्चुअली होता क्यों है? तो अगर आप इस स्लाइड्स को देख रहे हैं तो इसमें आप देखेंगे कि किस प्रकार से हमने इकोनॉमी और इन्वायरमेंट के बीच में एक रिलेशनशिप स्टैब्लिश किया है। अगर आप देखेंगे बीच में आपको एक लाइन दिख रही है, इसके ऊपर इकोनॉमी को हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं और इसके नीचे हम इन्वायरमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इकोनॉमी में हमें पता है कि अगर हमारी इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी हो तो इम्पोर्टेंट हमारे 2 ही सेक्टर होते हैं। देयर आर ओनली 2 important sectors which we can also say that these are the our initial production sector, जो हमारे प्रोडक्शन सेक्टर्स होते हैं। एक फॉर्म होता है जिसको आप इंडस्ट्री भी कह सकते हैं, एग्रीकल्चर भी कह सकते हैं या प्रोडक्शन सेक्टर भी कह सकते हैं। एंड द अनदर वन इज हाउस होल्ड। हाउस होल्ड फॉर्म, आपको हाउस होल्ड और फॉर्म के बीच में एक स्ट्रॉन्ग कोरिलेशन होता है जिसकी वजह से हमारी इकोनॉमी रन करती है। ये कोरिलेशन क्या होता है?
हाउस होल्ड लेबर और कैपिटल फॉर्म यानी इंडस्ट्री को देता है। वो इंडस्ट्री में आप यहाँ पे कंफ्यूज मत होइएगा, इंडस्ट्री का मतलब हमारा सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग से नहीं है, बल्कि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हो आपका, आपका मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन हो, आपका किसी प्रकार का प्रोडक्शन हो, उसे हम यहाँ फॉर्म से डोनेट कर रहे हैं। These are this firm is considering our प्रोडक्शन सेक्टर। सो दिस इज द प्रोडक्शन सेक्टर। तो हाउस होल्ड और फर्म के बीच में एक आपका लिंक है। ये कोरिलेशन क्या एस्टैब्लिश करता है कि हाउस होल्ड लेबर को हाउस होल्ड फर्म को यानी प्रोडक्शन सेक्टर को लेबर एंड कैपिटल देता है, और फर्म यानी आपका प्रोडक्शन सेक्टर हाउस होल्ड को गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जो हमारा बेसिक इकोनॉमिक्स हमें कहता है, जो आपने बीए पार्ट 1 में स्टडी किया है। सेकेंड पर्सपेक्टिव यहाँ पे हमने इन्वायरमेंट को लिया है। तो इन्वायरमेंट हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाता है? अगर हमें इन्वायरमेंट की बात करें तो इन्वायरमेंट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो हमें देता है दैट इज द लाइफ सपोर्ट। लाइफ सपोर्ट जिसे हम एयर कह सकते हैं। हमें सांस लेने के लिए, जिंदा रहने के लिए हमें सांस लेने की जरूरत होती है, और सांस लेने के लिए हमें ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। वो लाइफ सपोर्ट हमें कौन देता है? इन्वायरमेंट देता है। इट मींस इन्वायरमेंट हाउस होल्ड को लाइफ सपोर्ट प्रोवाइड करता है। द सेकेंड वन इज बेसिक एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज क्या होते हैं आपके? जो हमें रहने के लिए एक सरफेस की जरूरत है, एक लैंड की जरूरत है। वो बेसिक एमिनिटीज हमें, या कुछ फिजिकल हमें एक्सक्यूज मी, शायद कोई ज्वाइन करना चाहता है। नो वन। अगर कोई ज्वाइन करना चाह रहा है जो ऑटोमेटिक ज्वाइन नहीं हो रहा है, प्लीज 1 मिनट के लिए अगर आपको पता चलता है तो आप मुझे आवाज देके बता दीजिएगा, हम उसे ज्वाइन करवा देंगे। ओके, इज इट क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वन इज एमिनिटीज। बेसिक एमिनिटीज जैसे रहने के लिए हमें सरफेस की जरूरत है, वो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करवाता है। इन्वायरमेंट हाउस होल्ड को प्रोवाइड करवाएगा। द थर्ड वन इज नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में हमारे लिए एग्रीकल्चर लैंड आप ले सकते हो, ऑल टाइप ऑफ मेटल्स हम ले सकते हैं। सारे मेटल्स हमें, जैसे कि अब्रक आप ले लीजिए, आप आयरन ले लीजिए, जितने भी प्रकार के आपके नेचुरल रिसोर्सेज हैं। ये नेचुरल रिसोर्सेज वाटर है, फॉरेस्ट है, ये सारे आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। ये हाउस होल्ड के लिए भी जरूरत होती है और दूसरे फर्म के लिए भी जरूरत होती है। जब हम इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन करते हैं या हम प्रोडक्शन सेक्टर की बात करते हैं, तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए हमें लैंड चाहिए, वो हमें इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है। लेकिन जब भी हम घर में खाना बनाने के लिए हमें जरूरत होती है, तो खाना बनाने के लिए आपको पता है कि हम एलपीजी सिलेंडर का आजकल इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उसके पहले हम लोग वुड यानी लकड़ियों का इस्तेमाल करते हैं। बोथ आर नेचुरल रिसोर्सेज, जिसे हम रिफाइन करके हम उसका इस्तेमाल घर में अपने खाना बनाने के लिए या हाउस होल्ड के लिए करते हैं। तो ये जब भी हम देखेंगे, ये नेचुरल रिसोर्सेज है, फर्म और हाउस होल्ड दोनों के लिए ही काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो ये इन्वायरमेंट आपके इकोनॉमी को प्रोवाइड करता है लाइफ सपोर्ट, जिससे आपका लेबर सप्लाई सरवाइव करता है। लेबर सरवाइव करेगा तो वो फर्म के लिए प्रोडक्शन कर पाएगा। बेसिक एमिनिटीज जहाँ पे हम रह सकते हैं, वो फिजिकल, वो हम कह सकते हैं इन्वायरमेंट हमें मिलता है जिसमें हम सरवाइव कर सकते हैं। जैसे कि आपको पता है कि अर्थ पे हम लोग सरवाइव कर सकते हैं, लेकिन अगर अभी तक मार्स पे अगर हम जाना चाहें या मून पे जाना चाहें, तो वो शायद वहाँ का एटमॉस्फेयर हमारे लिए सर्वाइविंग नहीं है। अभी साइंटिस्ट इस पे रिसर्च कर ही रहे हैं। तो वो बेसिक एमिनिटीज प्रोवाइड करता है। थर्ड वन इज नेचुरल रिसोर्सेज, जो आपके प्रोडक्शन सेक्टर के लिए भी डायरेक्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है और हाउस होल्ड सेक्टर के लिए भी डायरेक्ट इंपॉर्टेंट होता है। अब हमारी इकोनॉमी इन्वायरमेंट को क्या देती है? वेस्टेज, यानी वेस्ट एब्सॉर्प्शन, या हम कह सकते हैं वेस्ट देती है। कैसे वेस्ट देती है? ह्यूमन बीइंग्स भी वेस्ट प्रोड्यूस करते हैं, जो आपके ह्यूमन वेस्टेज होते हैं। इसके अलावा जब भी हम कुछ भी यूज कर रहे होते हैं, किसी प्रकार का नेचुरल रिसोर्सेज या किसी प्रकार की इकोनॉमिक एक्टिविटी करते हैं, तो कुछ ना कुछ वेस्ट हम देते ही देते हैं एनवायरनमेंट को। जैसे फर्म अगर प्रोडक्शन कर रही है, कोई केमिकल इंडस्ट्री है, तो केमिकल वेस्टेज हम देते हैं। अगर हम लकड़ी के चूल्हे में खाना बना रहे हैं तो धुआं, वो दैट इज ऑल्सो काइंड ऑफ वेस्टेज, वो वेस्ट हम प्रोवाइड कर रहे हैं, वो हम वेस्ट एनवायरनमेंट को दे रहे हैं। तो आपकी इकोनॉमी इन्वायरमेंट से लेती है लाइफ सपोर्ट,
एमिनिटीज, नेचुरल रिसोर्सेज और इन्वायरमेंट को देती क्या है? वेस्टेज देती। अब ये वेस्टेज भी आपके दो प्रकार के होते हैं, एक जो होता है आपका बायोडिग्रेडेबल और एक होता है नॉन बायोडिग्रेडेबल। जो बायोडिग्रेडेबल होता है वो फिर भी आपके लिए आपके इन्वायरमेंट को कम नुकसान पहुंचाता है, वो कुछ समय के बाद वो आपके इन्वायरमेंट में घुल मिल जाता है, इन्वायरमेंट के द्वारा एब्सॉर्ब कर लिए जाते हैं। लेकिन जो वेस्टेज हम इन्वायरमेंट को देते हैं और इन्वायरमेंट एब्सॉर्ब नहीं कर पाता, वहीं से इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम शुरू होते हैं, इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। ये प्रॉब्लम्स बट नेचुरली कई प्रकार के इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं। यहाँ पे कुछ जैसे हमने यहाँ पे एक कोट लिखा हुआ है, द क्वालिटी ऑफ लाइफ एज वेल एज द क्वालिटी ऑफ इकोनॉमी क्रिटिकली डिपेंड ऑन द क्वालिटी ऑफ इन्वायरमेंट। दिस इज द बेसिक थिंग्स। these wastes create pollution in the environment। जो भी ह्यूमन बीइंग के द्वारा ह्यूमन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की जाती है उससे वेस्टेज प्रोड्यूस होते हैं और ये वेस्टेज हमारे इकोनॉमी में इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस को प्रोड्यूस करते हैं और ये इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस मोर और लेस हमारे इकोनॉमी को भी अफेक्ट करते हैं। अब इकोनॉमी में हम इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को सिर्फ इसलिए नहीं पढ़ते क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी से इन्वायरमेंट में प्रॉब्लम होता है, बल्कि इन्वायरमेंटल डिसबैलेंस हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटी को भी अफेक्ट करता है। तो कैसे करता है? अब देखिए, इन्वायरमेंटल डैमेज किन किन कारणों से हो सकता है? वाटर पॉल्यूशन होगा, वाटर स्कार्सिटी हो सकती है, एयर पॉल्यूशन हो सकता है, सॉलिड एंड हैजर्ड वेस्टेजेस हो सकते हैं, डिफॉरेस्टेशन हो सकता है, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी होती है, एटमॉस्फेरिक चेंज होता है। ये आपके इन्वायरमेंटल डैमेज को डिनोट करता है। इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होते हैं? हायर सी लेवल, ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर डिप्रेशन, impact on coastal areas, impact on agriculture, impact on human health and work efficiency, migration, impact on water resources, impact on animal and plants and etc. बहुत सारे ये consequences। अब अगर हम इन consequences को देखें, जैसे कि इन्वायरमेंटल हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन किस प्रकार से कर रही है वो तो आपको साफ साफ दिख रहा है, वो आपको समझ में आ रहा है कि हमारा इन्वायरमेंट एटमॉस्फेरिक इन्वायरमेंट आपका जो है ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, जिसकी वजह से आपके अल्ट्रा यूवी रेज जो है आपके डायरेक्ट आ रहे हैं, उससे आपके स्किन कैंसर की इंसिडेंसेस काफी ज्यादा बढ़ जा रहे हैं। इसके अलावा आपका वाटर पॉल्यूटेड हो रहा है। पहले अभी आप लोग ने तो शायद मुझे नहीं लगता बचपन में भी ये चीज देखी होगी, लेकिन जब हम छोटे थे तो हमारे यहाँ वाटर प्यूरिफायर का कोई सिस्टम उस समय नहीं था। हम आसानी से जो भी पब्लिक टैप आता था उससे पानी लेते थे और उसको आसानी से ड्रिंक किया जा सकता था, उसमें पॉल्यूशन नहीं होता था। लेकिन अभी क्या हो रहा है, आपकी ज्यादातर वाटर जो मैक्सिमम एरियाज हैं आपके देश के वो सारे कंटामिनेंट हो चुके हैं, वो पॉल्यूटेड हो चुके हैं और हमें वाटर प्यूरिफाई करने की जरूरत पड़ी है। अगर हम प्यूरिफाई नहीं कर रहे हैं तो उसका इम्पैक्ट हमारे हेल्थ पे हो रहा है और अगर हमारा हेल्थ डिटोरिएट करता है तो उसका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी वर्क एफिशिएंसी पे होता है, यानी कि हमारे काम करने की क्षमता पे। ये एक छोटा सा एग्जांपल है। दूसरा, सी लेवल, जैसा कि आप लोग बार बार न्यूज में ये चीज सुन रहे हैं कि ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, सी लेवल बढ़ता जा रहा है। सी लेवल बढ़ने की वजह से कई सारे अजम्पशन माने जा रहे हैं कि बहुत सारे कोस्टल एरियाज या बहुत सारे आइलैंड थे जो अब आपके श्रिंक कर गए हैं, यानी कि लैंड वहां से श्रिंक कर रहा है और वाटर उस जगह को ले रहा है। अब इससे समस्या क्या हो रही है कि हमारा जो प्रोडक्शन एरिया है, प्रोडक्शन लैंड एरिया है, वो धीरे धीरे श्रिंक करता जा रहा है। उन कोस्टल एरियाज में बहुत सारे प्रोडक्शन हुआ करते थे, बहुत सारे आपके आइलैंड होते हैं जहाँ पे हम मेजर फॉरेस्ट प्रोडक्ट या माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट की बात करते हैं, उनका प्रोडक्शन हो रहा होता है। लेकिन जैसे जैसे वो लैंड आपका श्रिंक करेगा, आपका प्रोडक्शन लैंड या हम कह सकते हैं कि वो रिसोर्सेज जहां से हम प्रोडक्शन करते हैं वो धीरे धीरे आपका कम होता जा रहा है और जैसे जैसे वो कम होगा बट नेचुरली आपका ओवरऑल इकोनॉमिक प्रोडक्शन कम होगा और इकोनॉमिक ग्रोथ पे उसका असर आपको देखने को मिलेगा। ये आपके लिए कोई नई बात नहीं है, मतलब ये चीजें आप लोगों ने पढ़ा भी है और समझा भी है। इम्पैक्ट ऑन एग्रीकल्चर, बहुत सारे
इकोनॉमी, जैसे कि बार बार इस बात के लिए डिबेट भी किया जाता है कि इन्वायरमेंटल चेंज या एटमॉस्फेरिक चेंज का प्रोडक्शन पे जितना ज्यादा असर एक एग्रीकल्चर इकोनॉमी को होगा उतना ज्यादा आपके इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को नहीं होगा। इंडस्ट्रियल इकोनॉमी को भी होगा, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा, लेकिन ज्यादा असर एग्रीकल्चर इकोनॉमी को होगा। जैसे इस समय भारत में आप हमेशा ही देख रहे हैं कि किसी भी समय में कुछ भी किसी प्रकार का आपका वेदर चेंज हो जा रहा है, बाढ़ बहुत ज्यादा आ रही है, कभी सूखा ही बहुत ज्यादा हो रहा है। ये सारे हमारे किस वजह से हो रहे हैं? ग्लोबल क्लाइमेट चेंज की वजह से। ग्लोबल क्लाइमेट चेंज, और ग्लोबल क्लाइमेट चेंज का रीजन क्या है? आपका इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, सिंपली इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। अब इससे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन जो हमारा होना चाहिए वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन हमारा नहीं हो रहा है। अभी अगर 3 या 4 साल पहले की अगर हम बात करें तो शिमला और जो हमारा हिली एरिया है, जो बर्फीला इलाका है, जहाँ पे नॉर्मली ड्राई फ्रूट्स और सेब की खेती बहुत भारी मात्रा में होती है, हिमाचल प्रदेश को आप देख लीजिए, उत्तराखंड के ऊपरी इलाकों को देख लीजिए, तो वहां पे हिमाचल प्रदेश में स्पेशली ये पूरा का पूरा एक आर्टिकल आया था इस पे कि वहां पे आपका स्नोफॉल हुआ है, और स्नोफॉल जितनी मात्रा में चाहिए उतनी मात्रा में ना होने की वजह से उस क्षेत्र की पूरी फसल आपकी बर्बाद हो गई। तो अब इसका असर आपका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे भी हो रहा है। तो इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन या हम कह सकते हैं इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन का इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी पे भी पड़ता है। एक तो ये डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया। दूसरा इम्पैक्ट आपका क्या होता है? अगर हम इकोनॉमी को अपने एक वेलफेयर इकोनॉमी के रूप में कंसीडर करते हैं, जो सामान्यतः इस समय की जाती है, इसको हम थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे जब हम ग्रोथ इकोनॉमिक्स को डिस्कस करेंगे। इसके अलावा 4th सेमेस्टर में आप लोग डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे। मोस्ट प्रॉब्ली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के भी मैक्सिमम यूनिट हम ही कवर करते हैं, तो उसमें इस बात को हम लोग बहुत डिटेल में वहां पे डिस्कस करेंगे कि जब हम वेलफेयर इकोनॉमी के कंसेप्ट की बात करते हैं तो वहां पे हेल्थ प्रोवाइड करवाना अपने हर ह्यूमन बीइंग के लिए, अपने हर पॉपुलेशन के लिए, ये एक वेलफेयर इकोनॉमी के लिए प्राइम मोस्ट ऑब्जेक्टिव भी होता है और उनकी ड्यूटी भी होती है। तो अगर ये इन्वायरमेंटल डिटोरिएशन या इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन की वजह से बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं आपकी इकोनॉमी में, तो हेल्थ एक्सपेंडिचर आपके ओवरऑल एक्सपेंडिचर का एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है। ये भी आपकी इकोनॉमी के लिए जितनी, क्योंकि जब भी हम इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग आपने शायद मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, आप लोगों को 1st सेमेस्टर में ही इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग डिस्कस किया गया होगा। आप लोगों ने पढ़ा है इन्वायरमेंटल अकाउंटिंग, जिसमें हम बार बार कह रहे हैं कि इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स को भी हमें जोड़ना चाहिए अपने, जब भी हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करते हैं या जब भी हम अपने जीडीपी या ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो वहां पे आप देखेंगे कि इन्वायरमेंट डिटोरिएशन या इन्वायरमेंटल डैमेजेस की वजह से जितने भी हमारे कॉन्सिक्वेंसेस हम झेलने पड़ रहे हैं वो हमारे ग्रोथ के, यानी कि रियल नॉट ग्रॉस बट रियल पर कैपिटा इनकम, रियल नेशनल इनकम, रियल जीडीपी को इसको कहीं ना कहीं कम कर देता है। तो इस वजह से भी
इन्वायरमेंटल इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है आपका? दैट इज पॉल्यूशन। पॉल्यूशन वो किसी प्रकार का पॉल्यूशन हो सकता है, एयर पॉल्यूशन हो, वाटर पॉल्यूशन हो, सॉइल पॉल्यूशन हो, हैजर्ड केमिकल पॉल्यूशन हो, किसी प्रकार का पॉल्यूशन हो। उस पॉल्यूशन की वजह से एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन है, जिससे आपका ओजोन लेयर डिप्लेशन हो रहा है, आपके ग्रीन गैसेस, आपके जो गैसेस है उनमें वृद्धि वृद्धि हो रही है, जिसमें कार्बन मोनोडाइऑक्साइड की हम बात करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर रहे हैं। तो these all are different type of pollution। तो इन्वायरमेंट में सबसे बड़ा इन्वायरमेंटल पर्सपेक्टिव में अगर हम देखें तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है दैट इज द पॉल्यूशन। दैट कैन बी एनी काइंड ऑफ पॉल्यूशन, दैट इज द पॉल्यूशन। लेकिन ये पॉल्यूशन क्यों हो पाता है? बिकॉज ऑफ द मार्केट फेलियर। अब यहाँ पे हम मार्केट फेलियर की बात करेंगे। उस दिन आप लोगों ने मनमोहन सर की क्लास अटेंड की है, तो मनमोहन सर ने मार्केट फेलियर को बहुत डिटेल में आप लोगों को डिस्कस किया है। यहाँ पे अगेन हम मार्केट फेलियर की बात करते हैं। What is the market failure? Why there is market failure in environmental perspective, environmental aspect? Because जैसा कि हम लोगों ने देखा, जब तक इकोनॉमी में हाउस होल्ड या फॉर्म सिर्फ बेसिक एमिनिटीज एंड लाइफ सपोर्ट को ले रहे होते हैं, इन्वायरमेंटल इम्बैलेंसेस नहीं होता। लेकिन जैसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेस का एक्सप्लॉयटेशन या ओवर एक्सप्लॉयटेशन या उसका यूटिलाइजेशन यूज करते हैं, वहां पे एक बैलेंसेस इमर्ज करती है, सॉरी इम्बैलेंसेस इमर्ज करती है। वो इम्बैलेंसेस क्यों होती है? बिकॉज क्योंकि हमारी जो मार्केट है, मार्केट फेलियर मीन्स पुअर फंक्शनिंग ऑफ मार्केट्स फॉर इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज। इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज के लिए हमारा प्रॉपर मार्केट एस्टैब्लिश नहीं है। जैसे सिंपल सा एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, यहीं पे आप देखेंगे कि कंपनी बाग को जब तक फ्री छोड़ा गया है, जब तक वो है कि कोई भी उसके अंदर आ सकता है, जा सकता है, उसमें टिकट कुछ सालों पहले तक नहीं लगते थे। आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि ये पार्ट 1 से यहाँ रह रहे होंगे इलाहाबाद में, या जो यहीं के होंगे, उनको पता होगा कि स्टार्टिंग से उसमें कुछ नहीं लगता था, कोई टिकट वगैरह नहीं, कोई किसी भी समय एंट्री कर सकता है, कोई किसी भी समय एग्जिस्ट कर सकता है। वो इन्वायरमेंटल गुड है आपका, जिसमें प्रॉपर मेंटेन है, वो एक बाग है, एक अच्छी तरीके से बाग बनाया गया है, और या सड़क के किनारे पेड़ लगे हुए हैं, दैट इज द फ्री इन्वायरमेंटल गुड्स। आपके पास इन्वायरमेंटल गुड्स है, और उसको अगर कंज्यूम करने के लिए आपको किसी प्रकार का कोई कॉस्ट नहीं देना पड़ता है, दैट इज फ्री फॉर यू, दैट इन्वायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज आर फ्री फॉर यू। देन आप उसके लिए कंसर्न नहीं होते हो, क्योंकि आपको कोई कॉस्ट नहीं पे करना पड़ रहा है। कोई भी बाग में जाता है, घूमता है, आराम से चिप्स खाता है, चिप्स के पैकेट वहीं पे डंप
ये बैलेंस्ड होना चाहिए। एंड द सेकंड वन इज कॉस्ट इफेक्टिवनेस। एंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉस्ट इफेक्टिवनेस? इवैल्यूएट हाउ दीज ऑब्जेक्टिव्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड। और हम कह सकते हैं कि हम कॉस्ट इफेक्टिवनेस की बात तब करेंगे जब आप जो भी पॉलिसी को आप इस्तेमाल कर रहे हैं या यूज कर रहे हैं, दैट शुड बी एट मिनिमम कॉस्ट, यानी कि उसकी एफिशिएंसी हम मिनिमम कॉस्ट पे अचीव कर पाए। So the present discussion is to be analyzed government use of conventional policy solution to respond to environmental market failure। यानी कि अब जो भी हम डिस्कस करेंगे वो गवर्नमेंट के आपके डायरेक्ट या इनडायरेक्ट इम्पोज पॉलिसी सॉल्यूशंस होंगे जो इन्वायरमेंटल मार्केट फेलियर को कंट्रोल करने के लिए डिस्कस यहाँ पे हम लोग करेंगे। और ब्रॉडली हमारे दो अप्रोच हैं जो हमारे सिलेबस में हमें डिस्कस करने हैं। द कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच एंड द सेकंड वन इज द मार्केट अप्रोच। ये दो अप्रोच हैं आपके, कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच एंड द मार्केट अप्रोच। ओके, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करने से पहले अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है या कुछ है तो कोई हमसे सवाल पूछ सकता है। तो अगर कुछ पूछना हो तो बताइए। है तो लाए रहा हूँ। हाई रोड चलते बाद में हो जाओ यार हमारी वाला लंबा हो जाए ना। किनारे पे चलाओ। दस 12 maximizing of profit on the basis of social benefit।
ध्यान से लो। कॉस्ट इफेक्टिव था, इंडिविजुअली हमें ज्यादा कॉस्ट पे करना पड़ रहा है, कहूँ रुक जाओ 20 मिनट तो benefit बेकार के हमको लिए मिल रहा है, इट कैन बी पॉसिबल। लेकिन अगर हम ओवरऑल सोसाइटी, ओवरऑल ग्लोबल इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में देखेंगे, 12:30 ओवरऑल तक आप नेशनल इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में हैं देखेंगे, तो वो आपका सोशल तब बेनिफिट मजबूर और का जी। सोशल कॉस्ट को बैलेंस करने वाली पॉलिसी ही आपकी होगी, तो वहां पे वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव कहलाएगा। लेकिन ये सोशल पर्सपेक्टिव में होगा, ना कि इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव में होगा। इस बात को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। जितने भी हम एनवायरमेंटल पॉलिसीज को डिस्कस कर रहे हैं, इट कैन बी पॉसिबल कि किसी इंडिविजुअल के लिए वो ज्यादा कॉस्टली हो, बट सोसाइटी के लिए वो आपका कॉस्ट इफेक्टिव ही होगा, अगर वो पॉलिसी हमारी इकोनॉमिक एफिशिएंसी को होती है। सो दिस इज योर कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, जिसके अंतर्गत हम लोग 3 प्रकार के अप्रोच की बात कर रहे हैं। जैसा कि हमने पहले ही डिस्कस कर लिया, जो आपका कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच होगा, दैट इज द लीगल अप्रोच। लीगल अप्रोच होगा, बट इट नॉट नेसेसरी देयर इज द गवर्नमेंट इंटरवेंशन। ये लीगल अप्रोच हो सकता है, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि उसमें गवर्नमेंट की इंटरवेंशन होगी। इलीगल इट मीन्स कि कोर्ट या कोई ऑर्गेनाइजेशन उसमें इन्वॉल्व हो, गवर्नमेंट की इन्वॉल्व हो, इट्स नॉट नेसेसरी, बट इट्स ऑलवेज अ लीगल अप्रोच। एक रेगुलेटरी ऑथोरिटी होगी जो इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए यहाँ पे डिस्कशन करेंगे। हो सकता है कि 2 पार्टी आपस में आकर भी इसको कंसिडर कर सकते हैं, बट जो उसकी क्राइटेरिया होंगे, वो क्राइटेरिया डिटरमाइन करने के लिए थर्ड पार्टी को इंटरवेन करना ही होता है यहाँ पे। तो कैसे होगा, तो हम लोग इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, जिसमें हम लाइब्रेरी लॉ, प्रॉपर्टी राइट एंड सिविल स्टैंडर्ड्स की बात करेंगे। ये तीनों थ्योरी को जब हम डिस्कस करेंगे डिटेल में, तो उसको आप धीरे धीरे समझ दूर रह जाएंगे। जहाँ आवाज़ इन ना सारी पॉलिसीज को, ये सारी पॉलिसी इंस्ट्रूमेंट्स है, इनको हम किस आधार पे इवैल्यूएट करेंगे, दैट इज अगेन एफिशिएंसी, कंप्लायंस, फेयरनेस, इकोलॉजिकल इफेक्ट, मॉरल एंड फिजिकल कंसिडरेशन। ये हमारे मेन आपके इंस्ट्रूमेंट है, सॉरी, ये हमारे मेन इवैल्यूएटिंग पैरा हम कह सकते हैं, या क्राइटेरिया है, क्राइटेरिया जिसके आधार पे स्टैंडर्डाइज करते हैं, या हम इसको इवैल्यूएट करते हैं कि ये पॉलिसीज हमारे लिए इफेक्टिव है या नहीं है, इफेक्टिव इकोनॉमिक एफिशिएंसी है या नहीं है, या हमारा कॉस्ट इफेक्टिवनेस इसमें है या नहीं। तो इस प्रकार से हमारे ये 3 पॉलिसीज है जो कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच के अंतर्गत हमें डिस्कस करना है। तो पहली थ्योरी जो हमारी है वो लाइबिलिटी लॉ है, जो हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं। अगेन आई एम आस्किंग टू ऑल ऑफ यू, किसी को कोई प्रॉब्लम, कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, बताइए। किसी को कुछ डिस्कस करना हो तो। एनीवन हैव एनी क्वेश्चन? नो? क्लास समझ में आ गई? नो रिस्पॉन्स, इट मीन्स या तो क्लास कुछ ज्यादा ही समझ में आ गई, या तो क्लास बिल्कुल ही नहीं समझ में आई। चलिए, इतना क्लियर है। तो हम लोगों ने जो आज की क्लास में डिस्कस किया, द फर्स्ट वन वाज योर व्हाट इज द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, हाउ द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम emerge in our global economy, why environmental economics is a specific concerning branch of economics, and जो हमारी थर्ड यूनिट का पहला टॉपिक है सॉल्यूशन टू एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा कि बेसिक 3 रीजन जो आपके यूनिट 2 के लास्ट के 3 टॉपिक्स भी हैं, जो आपको डिटेल में डिस्कस भी करने हैं, वो ज़्यादा बड़े वही आपके प्रॉब्लम्स को ये करते हैं, डिफाइन करते हैं, जिसकी वजह से आपके एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स मेनली इमर्ज होते हैं, पब्लिक गुड्स, कॉमन प्रॉपर्टी, रिसोर्सेज एंड डिस्ट्रक्शन। तो इन तीनों के आधार पे हमें एनवायरमेंटल प्रॉब्लम के लिए सॉल्यूशंस ढूंढने हैं, और उन सॉल्यूशंस के अंतर्गत हमारे पास 2 प्रकार के अप्रोच हैं जो आपके सिलेबस में डिस्कस कर रहे हैं। फर्स्ट अप्रोच इज कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच, जिसमें हम लीगल अप्रोच की बात करते हैं, एंड द सेकंड वन इज मार्केट अप्रोच, जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो कमांड एंड कंट्रोल अप्रोच में पहला जो टॉपिक आपका आता है दैट इज द लायबिलिटी लॉ। लेकिन आज 12 इट ऑलरेडी हैज बीन 12:50, और उस क्लास को डिस्कस करने के लिए कम से कम 45
बनावट चाहिए। तो अगर आप लोगों को कुछ पूछना है, कुछ डिस्कस करना है, देन यू आर फ्री टू आस्क। अगर कोई सवाल है सिलेबस से लेकर के, इस टॉपिक से लेकर के, कुछ भी अगर पूछना हो तो बताइए। Anyone? क्या? केवल ऑडियो सुनाई दे रहा है। क्या सवाल पूछ रहे हैं आप बताइए। केवल ऑडियो आती है, वीडियो नहीं आता है क्लास में। वीडियो जो स्लाइड्स शो कर रहे हैं वो स्लाइड्स तो नहीं आ रहा है आपको? जो प्रेजेंटेशन हमने दिखाया वो प्रेजेंटेशन